टारगेट आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश समान अध्ययन के क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास पर अब हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बाद ये मध्य प्रदेश का इतिहास है। इतिहास को हम पूरा जो है सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे हमने पॉलिटी में पूरा जो सिलेबस था उसको हम जो है सिस्टमैटिक तरीके से कवर किए, हिस्ट्री में भी यही काम करना है। जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, मतलब मध्य प्रदेश का जो इतिहास है प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर उसके बाद 1947 तक का इतिहास जो है हम मध्य प्रदेश का यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उन क्वेश्चन को भी बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में जो पूछे जाते हैं। इतिहास को हम उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे जिस प्रकार हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और भारत के इतिहास के एकदम पैरेलल जो है मध्य प्रदेश के इतिहास पर चर्चा करेंगे। और जो भी चीजें भारत के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास में जो है मिलेंगी या एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ जो है दोनों को क्या है निष्कर्ष निकालते हुए एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए क्या है हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर इतिहास शब्द की बात किया जाए, जो इतिहास शब्द होता है या हिस्ट्री जो शब्द होता है इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है ये यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है। यूनानी भाषा का एक शब्द है, यूनानी भाषा के हिस्टोरिया, यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है। हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है। पहली चीज तो हमें ये बताना है कि किस शब्द से, हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। दूसरी चीज, जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो आपके हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है और ये जो है आपके ईरानी इतिहासकार हैं, ईरानी इतिहासकार हैं ये। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि इतिहास को आप परिभाषित करें, इतिहास है क्या, इतिहास की डिफिनीशन क्या होती है, तो आप वहां पर एक छोटी सी डिफिनीशन बता सकते हैं हिस्ट्री की कि अतीत में, मैं यहां पे लिख देता हूं, अतीत में घटी हुई घटनाओं का, अतीत में घटी हुई घटनाओं का कई सारे साक्ष्यों के साथ, कई सारे साक्ष्यों के आधार पर खोजबीन के द्वारा जांच पड़ताल करना तथा पूरे विश्व के लोगों को जानकारी प्रदान करना, ठीक है। एक छोटी सी डिफिनीशन है ये कि जो भविष्य में अतीत में जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं, अतीत में घटी हुई घटनाओं का कई सारे साक्ष्यों के आधार पर खोजबीन के द्वारा जांच पड़ताल करना तथा पूरे विश्व के लोगों को जानकारी प्रदान करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो यहां से तीन चीजें क्लियर हुई कि जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जो फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है वो हेरोडोटस को माना जाता है, और अतीत में घटी हुई घटनाओं का कई सारे साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल करना तथा उसे पूरे विश्व के लोगों को जानकारी प्रदान करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब देखिए, अगर बात किया
जाए, जो हमारे पास इतिहास के बारे में जानकारियां उपलब्ध है, जो भी साक्ष्य उपलब्ध है, वो लेखन शैली के आधार पर उपलब्ध है, लेखन शैली पर उपलब्ध है। इसलिए हमारे इतिहासकारों ने क्या किया है कि इतिहास को लेखन शैली के आधार पर अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। तो यहां पर आप एक लाइन और बता सकते हैं, एक पॉइंट, कि उपलब्ध लेखन शैली के आधार पर, उपलब्ध लेखन शैली के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। उपलब्ध लेखन शैली के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। जो हमारे पास लेखन शैली उपलब्ध है, उस लेखन शैली के आधार पर हमने इतिहास को 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है। मैं यहां पर नीचे नाम लिख रहा हूं। जो पहला कालखंड है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, या इसी को कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज। पहला काल कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो काल है वो आपका कौन सा है? आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और ये है आपका पास्ट हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज। और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज। ये जो लेखन शैली है, उस लेखन शैली के आधार पर इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 कालखंडों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेखन शैली उपलब्ध है वो कैसी लेखन शैली है और किस प्रकार हमने लेखन शैली के आधार पर इनको अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को आप इधर कंटिन्यू करके लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, यहां पर आप बताएंगे, एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां आप लिख लीजिएगा इतना, इसको हम मिटा रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको पाषाण काल या प्रस्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है उसको पाषाण काल या प्रस्तर काल के नाम से भी जानते हैं। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, दूसरा हम यहां पर लिखेंगे आद्य इतिहास या आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हम लिखेंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, सबसे पहली चीज इनका टाइम पीरियड लिखते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या है तीनों कालों का। तो आप बताएंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल का समय है वो है 3 लाख ईसा पूर्व से 3 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ये समय किसका है? प्राग ऐतिहासिक काल का है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल का आप समय बताएंगे 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है, और तीसरा जो है आपका ऐतिहासिक काल वो 600 ईसा पूर्व से 1947 तक,
600 ईसा पूर्व से लेकर 1947 तक। तो ये तीनों इतिहास का जो तीनों ऐतिहासिक काल है, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसका नाम पाषाण काल भी है। इसको पाषाण काल या आप कह सकते हैं प्रस्तर काल, प्रस्तर काल, पाषाण काल या प्रस्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में आप क्या बताएंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। देखिए इस प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य को किसी भी अक्षर या लिपि का ज्ञान नहीं था। मनुष्य कोई भी अक्षर या लिपि इस काल में नहीं जानता था, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो भी हमें जानकारियां मिली है वो जानकारियां उस काल के पत्थरों, उस काल के जो पत्थर मिले हैं, उस काल के जो शैल चित्र मिले हैं और जो औजार मिले हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें जो आप बताएंगे प्राग ऐतिहासिक काल को लिखिएगा। इस काल में मनुष्य को किसी भी अक्षर या लिपि का ज्ञान नहीं था, किसी भी अक्षर या लिपि का ज्ञान नहीं था, किसी भी अक्षर या लिपि का ज्ञान नहीं था। इसलिए कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो पत्थरों, शैल चित्रों तथा औजारों से हुई। ठीक है, जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो उस काल के जो पत्थर मिले हैं, उस काल के जो शैल चित्र मिले हैं, उस काल के जो औजार मिले हैं, उससे हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 अलग कालखंडों में विभाजित किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर लिख देते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। इसे भी 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से कालखंड? देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल है या पाषाण काल है, इसको हमने ये कहा कि प्रस्तर काल भी कहा जाता है। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, ये बात समझिएगा। प्रस्तर काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में मनुष्य पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था। मनुष्य को केवल पत्थर की जानकारी थी, इसलिए चाहे आप बर्तन देखेंगे इस काल के या कोई आप देखेंगे उपकरण देखेंगे या औजार देखेंगे, वो सब पत्थर के ही मिलेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में। तो यहां पर जो पहला कालखंड है वो है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या इसी को कहते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जो पहला काल है वो कौन सा है? पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। इसका अगर आप ये देखेंगे टाइम पीरियड क्या है, तो आप यहां पर बताएंगे 3 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। और दूसरा बताएं 8000 ईसा पूर्व से 2500
सॉरी 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा आप बताएंगे 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ये 3 अलग कालखंडों में बटा हुआ है आपका कौन सा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो पूरी जो जानकारी है इसके बारे में आपको ये बतानी है। अभी हम प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल की चर्चा अलग से भी करेंगे, अभी केवल हम ऊपर ऊपर की जानकारी आपको दे रहे हैं। ये अभी मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू करने से पहले हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं कि जो पाषाण काल में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, उस स्थिति को समझने के लिए हमें पाषाण काल के बारे में पहले अच्छे से पता तो होना चाहिए कि पाषाण काल है क्या, कौन कौन से कालखंडों में विभाजित किया गया था, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर अभी हम पाषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें हम मध्य प्रदेश की भी स्थिति देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पाषाण काल के बारे में पहली जानकारी कहां से मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल में आप बताएंगे कि इस काल में इस जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल में क्या किया गया है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। ठीक है, यहां पर आप बताएंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, परंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, लेकिन अभी इन्हें पढ़ा नहीं गया। पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। जो यहां पर दिक्कत थी कि पुरातात्विक साक्ष्य थे लेकिन मनुष्य कोई अक्षर या लिपि नहीं जानता था, इसलिए कोई भी लिखित जानकारी हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में नहीं थी। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य एक चीज सीख गया था। अभी इसमें हम बताएंगे कि हालांकि प्राग ऐतिहासिक काल मानव के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल को आदि मानव काल भी कहा जाता है। तो मनुष्य पहले आदि मानवों की तरह जंगल में रहता था। इसको जब हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों अलग अलग कालखंड में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य का जीवन कैसे धीरे धीरे उन्नत हो गया। जैसे पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया कि आग की खोज की। उस समय पर मनुष्य का जो जीविका का मुख्य साधन होता था वो शिकार होता था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, जंगलों में झुग्गी झोपड़ियों में वो निवास करते थे। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल आते आते मनुष्य एक चीज सीख गया था, मनुष्य चित्रकारी करना सीख गया था। तो मध्य पाषाण काल आते आते मनुष्य पत्थरों पे चित्र बनाना सीख गया था। तो जो हमें जानकारियां मिली हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो क्या है कि जो पत्थरों पर चित्रकारियां की गई हैं, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में, वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो जो शैल चित्रों पर चित्रकारियां की गई हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमें जानकारियां मिली है वो पत्थरों, शैल चित्रों, समझ रहे हैं, और जो उस काल के औजार प्रयोग किए गए हैं, मनुष्य ने पत्थर के औजार प्रयोग किए हैं। तो जो औजार मिले हैं, जैसे पत्थर की हथौड़ी मिली है, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली, समझ रहे हैं, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला जो औजार था वो हस्त कुठार या कुल्हाड़ी थी। तो पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली है। तो उसके आधार पर हमने ये माना कि ऐसा कोई कालखंड था प्रागैतिहासिक काल जब मनुष्य इस प्रकार उस काल में जीवन यापन करता था। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है अभी तक। ठीक है, अब देखिए जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल में हम क्या करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 कालखंडों में बांटा जाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया, 2 कालखंडों में। देखिए इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा जो है वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता।
ये जो दूसरी सभ्यता है वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में 2500 से लेकर, देखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व तक आपकी क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था। मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी विस्तार हमें नहीं मिलता है। ठीक है, अभी हम ये सब चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय माना जाता है वो आप बताएंगे कि 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये कौन सा समय है, वैदिक कालीन सभ्यता का समय। अब देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल को हमने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता में बांट लिया। मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हम इसको लास्ट में जब डीप मतलब इसको जब अलग से पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या है आपको लिखवा देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही मध्य प्रदेश में एक दूसरी सभ्यता चल रही थी, और वो सभ्यता मैं नीचे लिख रहा हूं, जिसका नाम है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ये भी आप पढ़े होंगे भारत के इतिहास में। ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता थी, ये सभ्यता जो है जिस प्रकार, क्योंकि देखिए ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता मुख्यतः 4 राज्यों में इसका विस्तार था। मध्य प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था, राजस्थान में था। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का जो विकास हमें देखने को मिलता है, और कुछ गुजरात में मिलता है। जो हमें ताम्रपाषाण कालीन समय के औजार मिले हैं, उस काल के जो हमें बर्तन मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि जिस प्रकार भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता थी, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर जो है मध्य प्रदेश में उस समय पर ताम्रकालीन सभ्यता विकसित थी। इसका जो कालखंड माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल जब हम पढ़ेंगे उस पर हम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता वह सभ्यता है जिसमें मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना सीख गया था, उसे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए, ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है। ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि यहां पर आप बताएंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है तथा उन्हें पढ़ा जा चुका है। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है तथा उन्हें पढ़ा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहां पे ये चीज समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए आद्य ऐतिहासिक काल में हमें पता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो भाई ये कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी? ये क्या है कि 6वीं 7वीं शताब्दी तक आते आते क्या किया गया है कि इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताकर संकलित किया गया है। समझ रहे हैं? इसको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बताकर लोगों को जो है इसको संकलित किया गया है कि इस प्रकार की सभ्यता जो थी भारत में पहले थी। वही तभी हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं से तो मिली होगी, नहीं तो कैसे पता चलता कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो जो भी ये जानकारी मिली है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताकर की जानकारी प्राप्त हुई है, और 6वीं 7वीं शताब्दी तक इसको क्या किया गया है, पूरी तरह से संकलित किया गया है। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है तथा इन्हें पढ़ा जा चुका है। ये आप बता सकते हैं। देखिए यहां जो 6वीं शताब्दी 600 ईसा पूर्व है, या आप कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यहां से महाजनपद काल भी प्रारंभ होता है। तो आप कह सकते हैं कि
यह काल महाजनपद काल से या यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं महाजनपद काल, महाजनपद काल से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अब तक का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अब तक का, यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अब तक का काल है। ठीक है, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अभी तक का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में आता है। इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है, इसे 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, इसे 3 कालखंडों में बांटा गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब महाजनपद काल से लेकर 1947 तक का जो समय है, ठीक है ना, से लेकर 1900 अब तक, या आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1947 तक का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में आता है। अब देखिए इसको 3 कौन कौन से अलग कालखंड है, तो एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है आपका इतिहास, तीसरा है आपका इतिहास या आधुनिक इतिहास आप लिख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मीडिएवल हिस्ट्री, और तीसरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। अब इनका काल समय देखा जाए तो आप बताएंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, और इसको बताएंगे 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और इसको बताएंगे 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ये 3 अलग कालखंडों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो इतिहास है, जो हमारे पास लेखन शैली उपलब्ध है, उसके आधार पर इतिहास को 3 अलग कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। और सभी के बारे में हमने जो जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो बता दी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है या पाषाण काल है, इस पर हम चर्चा करेंगे, और मध्य प्रदेश को देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वो पाषाण काल से मिलता है, तो पाषाण काल में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता देखेंगे और वैदिक कालीन सभ्यता देखेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो मध्य प्रदेश में हमें नहीं मिलता, लेकिन वैदिक सभ्यता का विस्तार मध्य प्रदेश में था। उसके बाद फिर हम ऐतिहासिक काल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। अब आप हेडिंग डालिए प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, हेडिंग हम डालेंगे प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने देखिए एडी और बीसी समझ लेते हैं कि एडी और बीसी क्या होता है। जैसे हमने लिखा ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी या बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब ये होता है कि देखिए जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 1 ईस्वी को माना जाता है कि 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था। तो 1 ईस्वी के जो पहले का समय होता है, जैसे 100 BC, 200 BC, 300 BC, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। और 1 ईस्वी के जो आगे का समय होता है, जैसे 100 AD, 200 AD, 300 AD, तो ये ईसा मसीह के जन्म के आगे का समय है। इसको AD से डोनेट किया जाता है, एनो डोमिनी इसका मतलब होता है, या ईस्वी इसको कहा जाता है। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। इसलिए ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसको BC से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के
बाद का जो समय होता है उसको एडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने, आप देखिए कि जो हमने समय लिखा हुआ है अलग अलग, हमने अभी देखिए ईसा पूर्व लिखा है। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है शॉर्टकट में इंग्लिश में बीसी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है। इसका एक नाम है पाषाण काल। इसको पाषाण काल या प्रस्तर काल के भी नाम से जानते हैं। पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहते हैं। पाषाण काल या प्रस्तर काल का मतलब यह होता है कि मनुष्य इस काल में क्या करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थर तथा पत्थर से बने औजार का प्रयोग करता था। इसलिए इस काल को पाषाण काल या प्रस्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, इसको आदि मानव काल के नाम से भी जाना जाता है। आदि मानव काल, ठीक है, आदि मानव काल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में जो मनुष्य का जीवन था वो आदि मानवों की तरह था, इसलिए इस काल को आदि मानव काल भी कहते हैं। देखिए, अगर इसकी हमें पाषाण काल की परिभाषा बतानी है कि पाषाण काल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वह काल जिस काल में मनुष्य पत्थर तथा पत्थर से बने औजार का प्रयोग करता था उसे पाषाण काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, पाषाण काल या प्रस्तर काल। तो आप यहाँ पे इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि वह काल जिसमें मनुष्य पत्थर तथा पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था, औजारों का प्रयोग करता था, उसे पाषाण काल कहा जाता है। उसे पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, उसे पाषाण काल कहा जाता है। जिस काल में मनुष्य पत्थर तथा पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था उसे पाषाण काल कहा जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां से यह बन जाता है कि पाषाण काल में मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो पहला औजार था वो क्या था। तो आप यहां पे बताएंगे कि पाषाण काल में जो पहला औजार मनुष्य ने प्रयोग किया, पाषाण काल में मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया जो पहला औजार है वो है आपका कुल्हाड़ी, या इसी को हस्त कुठार कहा जाता है। देखिए, मनुष्य ने सबसे पहला जो औजार प्रयोग किया पाषाण काल में वो कुल्हाड़ी प्रयोग की। पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था कि शुरुआत में उसने पत्थर के औजार प्रयोग किए। तो पत्थर के पहले बिना जो बेंट होता है, बिना हत्थे वाले औजार प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसने क्या किया कि ऐसे औजार प्रयोग करना स्टार्ट किया जिसमें हत्थे थे। मतलब पहले जो मनुष्य औजार प्रयोग करता था, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह के थे, फिर जैसे जैसे समय बढ़ा तो मनुष्य ने पत्थर के औजार जो है इस तरह प्रयोग करने लगे, जिसमें क्या है, ये इसमें क्या था, हस्त कुठार इसको कहा जाता है। मतलब जिसको हाथ में पकड़ के आसानी से मारा जा सकता था। क्योंकि पाषाण काल में जो मनुष्य का जीवन था वो आदि मानवों की तरह था। मनुष्य जंगल में निवास करता था और उसका जो भोजन का मुख्य स्रोत था वो शिकार था। शिकार के माध्यम से वो क्या करता था, भोजन ग्रहण करता था। तो उसने जो भी औजार प्रयोग किए पत्थर के, वो ऐसे औजार प्रयोग किए जिससे वह क्या करे, दूसरे जानवरों का क्या कर सके, शिकार कर सके। तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि पाषाण काल में मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कौन सा है, हस्त कुठार, या आप कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत में ये साक्ष्य कहां से मिला, कुल्हाड़ी का पहला साक्ष्य कहां से मिला। तो आप बताएंगे कि प्रथम साक्ष्य जो इसके मिले हैं, प्रथम साक्ष्य वो तमिलनाडु के पल्लवरम से
हथौड़ी प्राप्त हुई, हथौड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु के पल्लवरम से पत्थर की हथौड़ी प्राप्त हुई थी। तो भारत मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पाषाण काल में पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी या हस्त कुठार था। अब एक चीज और आप यहाँ पे बता सकते हैं, देखिए भारत में पाषाण काल का अध्ययन करने का या पाषाण काल को किसने पहली बार अध्ययन किया भारत में, इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट बुशफूट को। ठीक है, भारत में पाषाण काल का अध्ययन करने का श्रेय 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। ठीक है, रॉबर्ट बुशफूट को जाता है। अब जो हमारा पाषाण काल है या प्रागैतिहासिक काल है, इसको 3 अलग कालखंडों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। और इन तीनों पाषाण काल का जो समय है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इस काल में मनुष्य ने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज करना सीखा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य पत्थरों पर चित्रकारी करना सीख गया। और नवपाषाण काल में मनुष्य का जीवन थोड़ा सा और उन्नत हुआ, तो मनुष्य शिकार की जगह जो उसकी जीविका का मुख्य जो आधार था वो शिकार था, उससे मनुष्य थोड़ा सा और उन्नत हुआ और मनुष्य ने अपनी जीविका का जो मुख्य आधार बनाया वो खेती बनाया। ठीक है, और पहली फसल उसने गेहूं और फिर जो है आपकी जौ पाली। और साथ ही साथ मनुष्य में पशुपालन करने की प्रवृत्ति जागी और मनुष्य ने पालतू जानवरों को पालना स्टार्ट किया। और पहला जानवर जो पाला मनुष्य ने वो आपका जो है कुत्ता पाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद पाषाण काल को 3 अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं वो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए आप, सबसे पहला काल है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या इसी को पूर्व पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूर्व पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज। ठीक है, सबसे पहला है पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अगर इनके समय की बात किया जाए तो आप देखिए जो पूरा पाषाण काल का समय है वो है 3 लाख बीसी से 8000 बीसी तक। ठीक है ना, 3 लाख बीसी से 8000 बीसी तक या 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। जो मध्य पाषाण काल का समय है ये 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक है।
और जो नवपाषाण काल का समय है ये आपका 4000 BC से लेकर 2500 BC तक है। ठीक है, ये तीनों पाषाण काल के समय हैं। अब देखिए, ये यहां पर हमें ये समझना है कि मनुष्य ने किस किस काल में कौन कौन सी चीजें सीखी हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि पूरा पाषाण काल में, इस काल में मनुष्य ने क्या किया। सबसे पहली चीज, इस काल में मनुष्य ने आग की खोज की, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मनुष्य के लिए, क्योंकि मान लीजिए किसी भी जानवर का शिकार करना है तो उसको पका के खाने के लिए आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इस काल में क्या था, आग की खोज हुई। दूसरी चीज जो मनुष्य का निवास स्थान था, निवास स्थान वो घने जंगलों एवं गुफाओं में था, घने जंगलों एवं गुफाओं में जो उसका निवास स्थान था। मतलब पूरा पाषाण काल में मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता था, शिफ्ट हो जाता था, जहां पर उसे शिकार करने के लिए क्या है, चीजें जो है जानवर मिल जाए, क्योंकि उस समय भोजन का मुख्य आधार तो क्या था, शिकार था। मनुष्य खेती करना और पशुपालन करना सीखा नहीं था पूरा पाषाण काल में, तो उसका निवास स्थान घने जंगलों और गुफाओं में होता था। तीसरी चीज आप इसमें बताएंगे कि उसकी जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। जीविका का मुख्य आधार, जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। अब देखिए, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल से आते आते मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थरों पर चित्रकारी करना सीख गया, और इसका हमें साक्ष्य भी मिला है। जैसे आप देखें, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वो मध्य प्रदेश का पूरा पाषाण कालीन स्थल है। मतलब मनुष्य में चित्रकारी की जो प्रवृत्ति थी वो पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में ही मनुष्य ने चित्रकारी करना सीख लिया था, लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य पत्थरों पर चित्रकारी जो है अच्छे से करना सीख गया था। तो आप मध्य पाषाण काल में बताएंगे कि इस काल में मनुष्य ने पत्थरों पर चित्र बनाने की कला, चित्र बनाने की कला सीखी। इस काल में मनुष्य ने क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज की कि पत्थरों पर चित्र बनाने की कला मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में सीखी। अब देखिए, सबसे तीसरा जो है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में सबसे पहली चीज मनुष्य ने पहिए की खोज की। पहिए की खोज भी मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहिए की खोज की, क्योंकि मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बैलगाड़ी का प्रयोग करता था, मतलब वो बैलगाड़ी का प्रयोग करना सीख गया। दूसरी चीज इसमें, इस काल में मनुष्य में एक चीज और जागी, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागी, पशुपालन की प्रवृत्ति जागी। तो दूसरी चीज आप बताएंगे कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागी, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागी। मतलब मनुष्य ने घर का निर्माण किया। ठीक है, चाहे वो घास फूस के ही घर हो, झुग्गी झोपड़ी के घर ही हो, लेकिन मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागी। ठीक है, दूसरी चीज, इसी काल में मनुष्य की जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था, खेती और पशुपालन था। इस काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार, मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था, खेती थी पहली चीज, कृषि, और दूसरा क्या था, पशुपालन। ठीक है, नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार क्या था, जीविका का मुख्य आधार खेती थी और दूसरा पशुपालन थी। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मनुष्य ने पहली फसल कौन सी बोई थी। तो आप बताएंगे कि पहली जो फसल थी, मनुष्य द्वारा जो पहली फसल बोई गई थी वो आपकी थी गेहूं, और दूसरा फिर जो है आपका जौ थी। और इसके साक्ष्य जो है वो जो है इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं।
अगर साक्ष्य की बात किया जाए, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ वर्तमान समय में जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो है वहां पर मेहरगढ़ जो है। दूसरी चीज, पशुपालन की प्रवृत्ति जागी जब मनुष्य के अंदर, तो पहला जो पालतू जानवर मनुष्य ने पाला, पहला पालतू जानवर, तो क्या उसने पहला पालतू जानवर पाला? कुत्ता। मनुष्य ने पहला जो पालतू जानवर माला वो आपका क्या था? कुत्ता। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में पालतू जानवर का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, तो इसका साक्ष्य जो मिला है, पालतू जानवर का साक्ष्य, खासकर पालतू जानवर कुत्ता पाला, इसका साक्ष्य जो है वो आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ होशंगाबाद से, होशंगाबाद से। ठीक है, तो ये जो हमारा पाषाण काल है, पाषाण काल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काल में मनुष्य ने बहुत सारी चीजें सीखी। इस काल में मनुष्य पत्थर तथा पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था। जो पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल था, इस काल में मनुष्य ने आग की खोज की। उसका स्थान निवास स्थायी नहीं था, वो घने जंगलों और गुफाओं में निवास करता था और उसकी जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पूरा पाषाण काल से आते आते मध्य पाषाण काल तक मनुष्य पत्थरों पर चित्र बनाने की कला सीख गया था, मतलब चित्रकारी सीख गया था। नव पाषाण काल में मनुष्य का जीवन थोड़ा सा और उन्नत हुआ। मनुष्य ने पहिए की खोज की। पहिए की खोज के कारण उसे क्या हुआ कि पहिए की खोज से मनुष्य को किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा मिली। ठीक है, दूसरी चीज, उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागी और मनुष्य ने घास फूस जो है उसके घरों का निर्माण किया। तीसरी चीज, उसकी जीविका का जो मुख्य आधार उसने बनाया, शिकार की जगह अब उसने खेती और पशुपालन पर ध्यान दिया। और पहली फसल जो मनुष्य ने बोई वो गेहूं थी और फिर क्या थी? आपकी जौ थी, जिसका साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ जो है वर्तमान समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। दूसरी चीज, पशुपालन की प्रवृत्ति जागी, तो जो पहला पालतू जानवर मनुष्य ने पाला वो कुत्ता पाला। और कुत्ते के जो साक्ष्य मिले हैं भारत में पहली बार, वो आपके आदमगढ़ होशंगाबाद से मिले हैं, जो ये मध्य प्रदेश का स्थल है, एक आदमगढ़ होशंगाबाद। ठीक है, तो यहां से जो है आपका ये पाषाण काल जो है, पाषाण काल के 3 अलग अलग कालखंड जो है समाप्त होते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से पाषाण कालीन स्थल मिले हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीजें और क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति जो है वो कब हुई थी। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है। और तीसरी चीज, जो ज्ञानी मानव है होमोसेपियंस, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया था, उसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है। तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि धरती पर मानव जाति का उद्भव जो है, धरती पर मानव जाति का उद्भव आज से, मानव जाति का उद्भव प्राय 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है, धरती पर मानव जाति का उद्भव प्राय 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। दूसरी चीज, ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस जिसको हम कहते हैं, ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस का उद्भव 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट, भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण, भारत में मानव जाति का सर्वप्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। नर्मदा घाटी से प्राप्त
हुआ। ठीक है, पृथ्वी पर या भारत में मानव जाति का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? आपका नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वो पाषाण काल से मिलता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में पाषाण काल के समय के बहुत सारे स्थल पाए गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। उनमें से 3 प्रमुख स्थल पर हम चर्चा करेंगे। 2 प्रमुख स्थल खास हैं, एक है आपका भीमबेटका, दूसरा है आदमगढ़ और तीसरा है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से पाषाण काल के समय के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो नर्मदा घाटी है मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा घाटी है, चंबल घाटी है, सोन घाटी है, बेतवा घाटी है, इन सभी नदी घाटियों से पाषाण काल के समय के अलग अलग जो है उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं। लेकिन इनमें से केवल हम नर्मदा घाटी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि नर्मदा घाटी जो है पाषाण कालीन सभ्यता के विकास की मुख्य स्थली रही है मध्य प्रदेश में। और दूसरी चीज, हम 2 स्थलों की चर्चा करेंगे, उनमें से एक आपका है भीमबेटका और दूसरा है आपका आदमगढ़। ठीक है, तो आप यहां पर एक लाइन नीचे लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रारंभिक उल्लेख पाषाण काल में मिलता है। मध्य प्रदेश का प्रारंभिक उल्लेख पाषाण काल में मिलता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। उनमें कुछ स्थल प्रमुख है। ठीक है, उनमें से कुछ स्थल प्रमुख। ठीक है, तो हम यहां पर 3 स्थल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले भीमबेटका, दूसरा है आपका आदमगढ़ और तीसरा है आपका नर्मदा घाटी। ठीक है, इन 3 स्थलों पर जो है पाषाण काल, ये तीनों पाषाण कालीन स्थल हैं। जैसे अगर आप देखें भीमबेटका एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है, जो आदमगढ़ है ये एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो इन तीनों स्थल की चर्चा जो है अब हम, क्योंकि मध्य प्रदेश में यही तीनों स्थल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और यही तीनों स्थल खास भी है मध्य प्रदेश में, जो पाषाण काल के, आपके पाषाण काल के समय के ये स्थल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भीमबेटका। अब हम मध्य प्रदेश के पाषाण कालीन स्थलों पर चर्चा करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो पाषाण काल में मिलता है। ठीक है, जो सबसे प्रारंभिक उल्लेख मिलता है मध्य प्रदेश का वो पाषाण काल में मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश का प्रारंभिक उल्लेख पाषाण काल में मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। उनमें से कुछ स्थल प्रमुख हैं, उन स्थलों पर हम चर्चा करेंगे। 3 स्थल हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है भीमबेटका, दूसरा है आदमगढ़ और तीसरा है आपका नर्मदा घाटी। ठीक है, ये 3 स्थल सबसे ज्यादा है। देखिए मध्य प्रदेश में इसके अलावा भी बहुत सारे पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। जैसे जो नर्मदा नदी घाटी है, ये नर्मदा नदी घाटी जो है ये पाषाण काल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घाटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं वो नर्मदा नदी घाटी से ही पाए गए हैं। नर्मदा नदी घाटी के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो सोन नदी घाटी है, सोन नदी घाटी जो है ये सोन नदी घाटी है, इस सोन नदी घाटी पर भी पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। उसके अलावा जो चंबल नदी घाटी है, ये जो यहाँ से चंबल नदी जाती है, चंबल नदी जो घाटी है, इस चंबल नदी घाटी
ये भी क्या है, मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी पाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी प्रमुख नदी घाटी हैं, जैसे चंबल नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, इन सभी घाटियों में भी पाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे भीमबेटका और आदमगढ़, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो पाषाण काल के समय के हैं। तो हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और नदी घाटियों में केवल नर्मदा नदी घाटी की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी घाटी ज्यादा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, इसलिए केवल एक नदी घाटी की चर्चा करेंगे, वो नर्मदा नदी घाटी। तो सबसे पहले आप बताएंगे भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में स्थान पूछा जाता है कि भीमबेटका स्थित कहाँ है। तो आप बताएंगे कि यह अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित है। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है आपकी भीमबेटका जो स्थान है वो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो अब्दुल्लागंज किस जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये बताएंगे कि यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। या आप ऐसा बताएं इस पे पहला पॉइंट आप कि मध्य प्रदेश में खोजा गया प्रथम पूरा पाषाणकालीन स्थल है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है जो विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है, विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में खोजा गया प्रथम पूरा पाषाणकालीन स्थल है जो विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में खोजा गया पहला पूरा पाषाणकालीन स्थल है जो विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। दूसरी चीज ये प्रसिद्ध क्यों है, सबसे ज्यादा हमें ये ध्यान देना है। तो जो भीमबेटका स्थान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? यह अपने गुफा, शैल चित्र एवं शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मनुष्य द्वारा पक्के रंगों से पत्थरों पर चित्रकारी की गई है, ठीक है। ये प्रसिद्ध क्यों है? यह अपने गुफा, शैल चित्र एवं शैलाश्रयों के लिए, गुफा, शैल चित्र एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर मनुष्य द्वारा पत्थरों पर पक्के रंगों से चित्रकारी की गई है, ठीक है। यहां मनुष्य द्वारा पत्थरों पर क्या किया गया है? पक्के रंगों से चित्रकारी की गई है। हमने आपको अभी बताया कुछ समय पहले कि भारत में अगर आप देखेंगे तो चित्रकारी का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है? भीमबेटका से मिलता है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया है कि यहां पर मनुष्य द्वारा पत्थरों पर चित्रकारी की गई है, पक्के रंगों से चित्रकारी की गई है जो आज भी देखने को मिलती है। तो आप अगला पॉइंट बताएंगे आप कि इसकी जो खोज है, इसकी खोज जो है 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। दूसरी चीज आप बताएंगे 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
ठीक है। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका को शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल है। इसके पहले 2 स्थल और शामिल हो चुके हैं, एक आपका सांची के स्तूप और दूसरा है खजुराहो के मंदिर। जो खजुराहो के टेम्पल है उसको 1986 में शामिल किया गया और सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया और 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। देखिए, यूनेस्को एक संस्था है। यूनेस्को क्या करती है? यूनेस्को का जो मेन पर्पज है कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करना है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करके, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में काम करके इसे क्या करना है? इंटरनेशनल पीस या अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना है। तो यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है विश्व धरोहर सूची। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर सूची। ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के तहत ये विश्व धरोहर सूची क्या है? इसमें ऐसे स्थल को शामिल किया जाता है, मतलब इसमें आप किसी भी प्राकृतिक स्थल को भी शामिल कर सकते हैं, किसी कला संस्कृति को भी शामिल कर सकते हैं, जो मानव के लिए क्या होता है, मानव के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो हम उसको संरक्षित करने के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लेते हैं। आप देखेंगे किसी मंदिर को शामिल कर लिया जाता है, किसी गुफा को शामिल कर लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे जो विश्व धरोहर सूची है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, उसमें क्या किया गया था कि 1983 में पहली बार जो है 3 स्थल शामिल किए गए थे भारत के। एक आपका शामिल किया गया था ताजमहल, दूसरा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा का किला। ये 4 स्थल 1983 में पहली बार शामिल किए गए थे। ठीक है। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश के देखा जाए तो 3 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उसके अलावा भारत में आप देखेंगे तो भारत में 39 स्थल वर्तमान समय में ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है। तो इस पर जो है फिर बाद में हम अलग से चर्चा करेंगे कि यूनेस्को क्या है, इसका गठन कब किया गया। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। जो विश्व धरोहर सूची का प्रोग्राम है ये 16 नवंबर 1972 को स्टार्ट किया गया था, विश्व धरोहर सूची का प्रोग्राम। और भारत में पहला स्थल जो है 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और मध्य प्रदेश का पहला स्थल 1986 में खजुराहो का टेम्पल था। 1989 में जो है आपका सांची के स्तूप है और 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका को शामिल किया गया था। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक आध चीज और ध्यान रखना है कि भारत में मानव की चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य जो है, भारत में मानव चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य भीमबेटका से ही प्राप्त होता है। भीमबेटका से ही प्राप्त होता है। ठीक है। भारत में मानव चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य भीमबेटका से ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पत्थरों पर चित्रकारी की गई है मानव के द्वारा। अब देखिए इसके बारे में एक आध 2 चीजें और हमें ध्यान रखना है भीमबेटका के बारे में। देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है और दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा समूह भी है। ठीक है ना। भीमबेटका जो है, भीमबेटका दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है, दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ठीक है। लगभग यहाँ पर 500 से 700 में संख्या में गुफाएं यहाँ पर पाई गई हैं तथा सबसे प्राचीन गुफा समूह है, विश्व का सबसे प्राचीन गुफा समूह है, विश्व का सबसे प्राचीन गुफा समूह, विश्व का सबसे प्राचीन गुफा समूह।
ठीक है, तो इतनी चीजें हमें भीमबेटका के बारे में बतानी है। अब देखिए जो दूसरा स्थल है आदमगढ़, ये स्थल कहां पर है? ये होशंगाबाद में है और ये मध्य प्रदेश का मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये मध्य प्रदेश का मध्य पाषाण कालीन स्थल है और ये प्रसिद्ध क्यों है? यह भी अपनी गुफा, शैलचित्र एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है कि भारत में पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है वो पहली बार पशुपालन का साक्ष्य जो है वो आदमगढ़ से मिलता है। दूसरी चीज यहां से एक पॉइंट और हमें बताना है कि यहां आदमगढ़ में क्या हुआ है कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य जो है आपके आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, तो आप यहां पर बताएंगे दूसरा स्थल मध्य प्रदेश का जो है वो है आपका आदमगढ़। तो आप हेडिंग डालिए आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ दूसरा स्थल है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ और ये कहां स्थित है? होशंगाबाद। होशंगाबाद। ठीक है, पहला पॉइंट आप बताएंगे यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दूसरी चीज यह अपनी गुफा, शैलचित्र एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध। यह अपनी गुफा, शैलचित्र, यहां पर भी आप देखेंगे कि आदमगढ़ में भी गुफा पाई गई है, शैलचित्र पाए गए हैं, पत्थरों पर चित्रकारी की गई है। ठीक है ना, तो यह भी अपनी गुफा, शैलचित्र एवं शैलाश्रयों के लिए क्या है? आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़। भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से ही प्राप्त हुआ। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कि भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। मानव द्वारा जो पाला गया पहला पालतू जानवर है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम पालतू जानवर क्या है? आपका कुत्ता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पालतू जानवर जो है आपका कुत्ता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आप बताएंगे, यहां पर मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। ठीक है, मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य जो है आपके आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना है कि भारत में पशुपालन का भी प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का दूसरा पाषाणकालीन स्थल है आपका आदमगढ़। अब देखिए तीसरा जो पाषाणकालीन स्थल है मध्य प्रदेश का वो है नर्मदा नदी घाटी।
तीसरा जो पाषाण कालीन स्थल है वो कौन सा है आपका? नर्मदा नदी घाटी। और नर्मदा नदी घाटी एक महत्वपूर्ण नदी घाटी है। मध्य प्रदेश में पाषाण काल में नर्मदा नदी घाटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो आप यहाँ पर तीसरा पाषाण कालीन स्थल बताएंगे नर्मदा नदी घाटी। देखिए जितनी भी नदी घाटियां हैं जिनका भी हमने आपको नाम बताया, नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, सभी से पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। समझ रहे हैं? पाषाण काल के समय के सभी स्थल मिले हैं। लेकिन हमने केवल नर्मदा नदी घाटी को हमें केवल नर्मदा नदी घाटी को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी घाटी में क्या है कि मानव की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य भारत में नर्मदा नदी घाटी पर ही मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज, नर्मदा नदी घाटी में क्या है कि नर्मदा नदी घाटी के तट पर सीहोर जिले में एक स्थान मिलता है हथनौरा, जहां से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है, उसका नाम भी हथनौरा रख दिया गया है। ठीक है। तो यहां पर आप पहला पॉइंट आप बताएंगे कि नर्मदा घाटी पाषाण काल में मानव सभ्यता के विकास का मुख्य स्थल रही है। नर्मदा घाटी पाषाण काल में मानव सभ्यता के विकास का मुख्य स्थल रही है। पाषाण काल में मानव सभ्यता के विकास का मुख्य स्थल रही है। आप जो है पहला पॉइंट इसमें नर्मदा नदी घाटी में ये बताएंगे। दूसरी चीज आप बताएंगे कि यहां से सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल मिले। पाषाण कालीन स्थल मिले, यहां से सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। भारत में मानव की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य मानव के उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से ही प्राप्त हुआ। नर्मदा नदी घाटी से ही प्राप्त हुआ। यह पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, कि भारत में मानव की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य कहां मिला है? तो नर्मदा नदी घाटी में मिला है। ठीक है। और क्या मिला था यहां पर? मनुष्य की खोपड़ी मिली थी। मनुष्य की खोपड़ी। ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी मिली थी। एक लास्ट पॉइंट बताएंगे कि हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म हथनौरा, हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म हथनौरा नर्मदा नदी घाटी के तट पर स्थित, नर्मदा नदी घाटी के तट पर स्थित सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, प्राप्त हुआ। ठीक है। हाथी का जो सबसे पुराना जीवाश्म है वो नर्मदा नदी घाटी के तट पर स्थित जो है सीहोर के, यहां पर आपका सीहोर है, तो सीहोर के हथनौरा नामक स्थान से जो है हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म जो है आपका मिला हुआ है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख पाषाण कालीन स्थल है। मध्य प्रदेश का पाषाण काल में आपको केवल इतना ही इतिहास पढ़ना है। अब देखिए, अब हम क्या चर्चा करेंगे? अब हम चर्चा करेंगे कि जो पहला जो काल था प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल क्या है इस बारे में हमने चर्चा की, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से पाषाण कालीन स्थल हैं प्रमुख रूप से, उन पर हम चर्चा की। अब देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, जो दूसरा समय है,
जिस प्रकार हमने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा था कि प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसको 2 अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। एक है एक है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता या उसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो मध्य प्रदेश में था नहीं। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो भी विस्तार मिलता है वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मध्य प्रदेश में क्या है, कोई उसका विस्तार नहीं था, कोई उसका क्षेत्र नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर या पैरेलल आप कह लीजिए, मध्य प्रदेश में उस समय पर उसी कालखंड में एक दूसरी सभ्यता विकसित थी जिसका नाम था ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में कह लीजिए, गुजरात में कुछ थोड़ा सा और कुछ राजस्थान में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर एकदम उसी कालखंड में मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में उस समय पर ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता विकसित थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता पर चर्चा करेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, और उसी में हम क्या करेंगे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी आप देखेंगे उसको 2 अलग कालखंडों में बांटा गया है, एक उत्तर वैदिक काल, दूसरा है आपका जिसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका उत्तर वैदिक काल के बाद जो दूसरा काल है वो है आपका पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता, जिसको ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो जो आपकी पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता है जिसको ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, उसका भी मध्य प्रदेश में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। जो प्रमाण मिला है वैदिक कालीन सभ्यता में वो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मिला है। तो इस पर जो है हम विधिवत चर्चा जो है आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम पूरी आद्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के समय के मध्य प्रदेश में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।